तो ये दलित समाज जो है क्या भाजपा की तरफ गया? 9 सीटों में 56 सीटें जो हैं बीजेपी के पास में गई। ने खुद कोशिश की कि वहाँ पर हम जाए कैंपेन करें ममता बनर्जी जी के लिए, कि वहाँ बीजेपी को हम रोक सकें, लेकिन कांग्रेस वहाँ क्यों लड़ रही थी? उनकी विचारधारा जो है आज के टाइम पे फ्लॉप विचारधारा। ममता बनर्जी ने इस चुनाव को हैंडओवर किया है बीजेपी को। देश देख रहा है चुनाव आयोग ने किस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव करवाया। जिन जगहों पर दलित समाज, पिछड़े मुसलमानों का वोट 80% था, वहाँ पर एक कोई भाजपा का आदमी जीत जाता है। ईवीएम सब कुछ हो जाता, तो ईवीएम से बीजेपी ने तमिलनाडु क्यों नहीं जीत लिया? ईवीएम से बीजेपी ने कर्नाटका क्यों नहीं जीत लिया? ईवीएम से बीजेपी ने झारखंड क्यों नहीं जीत लिया? ईवीएम एक मुद्दा जरूर है। भाजपा है एक तरफ, इंडिया अलायंस, अब तीसरी तरफ आप अपने संगठन को बिल्कुल अलग लेके चल रहे हैं। तो क्या आप को ये पार्टी मिलाना नहीं चाहती है? आपकी जो है विचारधारा उन इंडिया गठबंधन से मैच नहीं हो पा रही, क्या कारण है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स लाइव। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आज हमारे साथ जो है एक खास शख्सियत, आज़ाद समाज पार्टी के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, काशिफ रजा जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका कार्यक्षेत्र है, झारखंड के आप रहने वाले हैं। शेखर जी जो है खुद मैदान में उतरकर युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। तो क्या कारण है कि केवल एक वर्ग विशेष के लोग ही अभी तक जो है पार्टी की तरफ रुचि देख रहे हैं, जबकि इसका अभी ताज़ा उदाहरण बंगाल चुनाव है, जहां भाजपा बहुमत से जीती। तो क्या आपको लगता है कि आप केवल दलितों की राजनीतिक तक तो ही सीमित तो नहीं है? देखिए, ये बात मैं आपको बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ कि ये बात एक नैरेटिव इस देश के जो मीडिया उसने चलाया है। जैसे साहब काशीराम साहब थे तो उन्होंने कहा कि दलितों की आवाज़ है। अब चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं, दलितों की आवाज़ है। मैं मुसलमान हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष एक पार्टी का, राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ, पर्यवेक्षक हूँ उत्तर प्रदेश पश्चिम का। मैं मुसलमान आपके साथ में बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ। और यहाँ पर जब नगीना हमने चुना है तो नगीना में 50% ज़्यादा मुसलमान थे, लेकिन सब समाज के लोगों ने वोट दिया। मुसलमानों ने भी दिया, शेड्यूल कास्ट ने भी दिया, ओबीसीज ने भी दिया, और जो हमारे अगड़ी जाति के लोग उन्होंने भी हमें वोट दिया। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव चलाया गया इस देश में कि अगर दलित का बच्चा है तो दलित लीडरशिप करेगा। लेकिन वहाँ पर जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो हर संगठन में वो मौजूद होते हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टी देश में चल रही है उसमें अपर कास्ट के लोग ही लीड करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं गुप्ता साहब। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी सबकी पार्टी है। और ये उदाहरण ये है कि आप ये देखें कि आपने एक बात कही कि वेस्ट बंगाल की बात की। वेस्ट बंगाल का रिज़ल्ट जो हुआ, उस रिज़ल्ट को आप देखने की कोशिश करिए कि उस रिज़ल्ट में क्या हुआ। जो इंडिया अलायंस की हम बात करते रहे आज तक, वो इंडिया अलायंस कहाँ था? वहाँ पर कांग्रेस लगभग और सारी सीटों पे वहाँ पर लड़ी, और जितने कांग्रेस ने वोट लाए हैं 35-36 लाख के आसपास कांग्रेस को सीपीएम का वोट आया है, वो सारे वोटों से ममता बनर्जी हारी है। जो पश्चिम बंगाल का जो अभी चुनाव आया है, 69 उसमें जो है दलित समाज की सीटें थी, रिजर्व के लिए सीटें थी, लेकिन उसमें से 53 सीटें भाजपा की जीती। इंडिया गठबंधन एक तरफ रह गया, बाकी आपका जो जितनी पार्टियां हैं वो ममता बनर्जी की हार का मुख्य कारण रही। तो ये दलित समाज जो है क्या भाजपा की तरफ गया या क्या कारण मानते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि 69 सीटों में 56 सीटें जो हैं बीजेपी के पास में गई। 69 सीटों में शेड्यूल कास्ट और एसटी की, जो दलितों और जो आदिवासियों की सीटें, उनको मिला 69 सीटें थी, और 56 सीटें गई हैं। मतलब यू कैन से मोर देन 85%, 90% सीटें जो हैं बीजेपी ने कवर किया। मैं बताऊं आपको कि मैंने खुद कोशिश की कि वहाँ पर हम जाए कैंपेन करें ममता बनर्जी जी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद कोशिश की, उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर से बात की है, उन्होंने कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात की, हम चाहते हैं कि वहाँ बीजेपी को हम रोक सकें। लेकिन वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे वो लोग कि उन लोगों ने हमें अपने साथ में ले जाना जो है गवारा नहीं समझा। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि वहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि ममता बनर्जी ने अगर दलित समाज के लिए काम किया होता, पिछड़ों के लिए काम किया होता, आदिवासियों के लिए काम किया होता, तो कहीं ना कहीं नैरेटिव बनता ही नहीं। और उनके साथ में उनकी विचारधारा जो है आप देखेंगे तो उनकी विचारधारा वही विचारधारा है जो कॉमन विचारधारा है। और अगर वहाँ पर कांग्रेस जो सब बोलती है कि मैं हितैषी पार्टी हूँ, दलितों की मैं हितैषी हूँ, पिछड़ों की मैं हितैषी हूँ, मुसलमानों की, तो वो कांग्रेस वहाँ क्यों लड़ रही थी? कांग्रेस ऑलमोस्ट सीटों पे लड़ी। तो ममता बनर्जी के फेलियर का एक ही सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी ने इस चुनाव को हैंडओवर किया है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ममता बनर्जी ने इस चुनाव को हैंडओवर किया है बीजेपी को। अच्छा, हर बार चुनाव का जो परिणाम आता है उसके बाद चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी है, या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या अन्य जो भी दल हैं, वो अपनी हार का ठीकरा जो है ईवीएम पर थोपते हैं। आप चूँकि आपकी नई पार्टी है, आप दूसरी बार विधानसभा मैदान चुनाव में उतरने वाले हैं। इस बार चूँकि आपका जनाधार पहले के अपेक्षा बढ़ा है, तो क्या आप ईवीएम या चुनाव आयोग को आने भविष्य के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, चुनाव आयोग को तो ये जिम्मेदारी बन रही है, पूरा देश देख रहा है चुनाव आयोग ने किस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव करवाया। जहाँ तक रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम में क्योंकि इसके पहले भी जब चुनाव हुए हैं, जिन जगहों पर दलित समाज, पिछड़े मुसलमानों का वोट 80% था, वहाँ पर एक कोई भाजपा का आदमी जीत जाता है।
तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर तो शंका है और दिल में एक ये बात आती है दिमाग में, कहीं न कहीं ईवीएम का तो इस देश में घोटाला हो रहा है और कई कई पिछले 10 सालों से कई सामाजिक संगठन और हमारे खुद भी लोग इस पे काम करके दिखा भी रहे हैं कि भाई देखिए आपके सामने ईवीएम का जो हैकिंग हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, ईवीएम का तो मामला है। लेकिन सिर्फ ईवीएम पे दोष दे देना जो है, मैं उसको भी खंडन करता हूँ कि ईवीएम से ही, ऐसा नहीं कि ईवीएम से चुनाव हो रहा। अगर ईवीएम से चुनाव इस देश में हो रहा होता, ईवीएम ही अगर इस मुद्दा हो रहा होता, तो फिर परिसीमन की बात क्यों कर रहे हैं बीजेपी? अगर ईवीएम सब कुछ हो जाता तो ईवीएम से बीजेपी ने तमिलनाडु क्यों नहीं जीत लिया? ईवीएम से बीजेपी ने कर्नाटका क्यों नहीं जीत लिया? ईवीएम से बीजेपी ने झारखंड क्यों नहीं जीत लिया? ईवीएम एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन सिर्फ ईवीएम एक मुद्दा है, ये नहीं कहा सकता। अच्छा, अभी एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो है 90 लाख वोट जो है पश्चिम बंगाल में काटे गए। अब हम धामपुर विधानसभा का अगर आपसे जिक्र करें तो धामपुर विधानसभा में लगभग 40,000 प्लस समथिंग जो है वोट काटे गए। तो क्या ये भाजपा को चुनाव में मदद करेंगे या आप इसे जो है किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो एसआईआर हुआ है ना, इसका एक बड़ा मकसद जो है ये भाजपा को मदद पहुंचाना है पूरे देश में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 90 लाख वोट वहाँ पर काटे गए, उसका फ़ायदा सीधा सीधा भाजपा को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परिसीमन भी अगर होगा, आप अगर परिसीमन को देखिए, वहाँ के असम में जो परिसीमन हुआ है उस परिसीमन को आप देखेंगे अगर कड़ी गौर से, तो परिसीमन में इस तरह साजिशें की गई हैं जहाँ पर वोट दलित समाज का, पिछड़े मुसलमानों का था, उसको डाइवर्सिफाइड किया गया, तोड़ा गया। कहीं पर 80% वोट बढ़ा दिया गया, कहीं पर वो उनका वोट जो था उसको घटा के 20% कर दिया गया। तो ये तो हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मान लीजिए भविष्य में आपकी सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरह केवल अल्पसंख्यकों को योजनाओं का लाभ मिलता था, तो क्या आपकी सरकार बनने पर सभी को लाभ मिलेगा या केवल चुनिंदा वर्ग इसमें लाभान्वित होंगे? हमारी पार्टी सबकी पार्टी है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, जब हम सरकार में सत्ता पे आएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पॉलिसी फ्लोट किया है, जो मैनिफेस्टो आप देखेंगे, वो सबके लिए होगा। हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, वो अगड़े हैं, पिछड़े हों, जो लेकिन मजलूम तबके हैं, जो गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, किसान हैं, मजलूम हैं, उनकी पार्टी हमारी है। हम उनके जीवन में बदलाव लाएंगे और कहीं पर किसी को हम अपेक्षित नहीं करेंगे, सबकी पार्टी होगी। मैं बीच में आपकी बात रोक के कहता हूँ, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ इंडिया अलायंस, अब तीसरी तरफ आप अपने संगठन को बिल्कुल अलग लेके चल रहे हैं। तो क्या आप को ये पार्टी मिलाना नहीं चाहती है? आपकी जो है विचारधारा उन इंडिया गठबंधन से मैच नहीं हो पा रही, क्या कारण है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हम सब मिल के चुनाव को लड़ें। और आपने देखा कि नगीना के जब चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोशिश थी, पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा था कि हम एक सीट हम मांग रहे थे, तो इंडिया अलायंस ने हमें एक सीटें क्यों नहीं दी? और अब इंडिया अलायंस की जो बात करें, मैं उसी में एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस कहाँ था जब दिल्ली का चुनाव हुआ? दिल्ली के चुनाव में 24 सीटों पर, मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है, उन 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी किसने हराया? आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपके सामने बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में इंडिया अलायंस कहाँ था? 11 सीटों पर आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, और कांग्रेस के साथ लड़ रही थी। इंडिया अलायंस में होने के बावजूद भी, गठबंधन के होने के बावजूद भी साथ में अलग अलग लड़ रहे थे वो लोग। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, जो स्थिति पैदा हुई वहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ गई, किसका दोष है? वहाँ तो हम नहीं लड़े चुनाव। तो देश की 3 प्रमुख समस्याएं हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन पर जो है पार्टी की क्या नज़र है और क्या योजनाएं हैं कि तीनों क्षेत्र में बेरोजगारी, रोजगार और शिक्षा पर गरीब जो तबका है, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहां तक उसे लाभ मिले? देखिए, हमने एक मॉडल बनाया है, हमने एक पॉलिसी फ्लोट किया है कि शिक्षा की अगर हम बात करें तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लोगों से वादा किया और हम मैनिफेस्टो में इसको लाएंगे कि 12वीं तक की शिक्षा जो फ्री होगी। स्टूडेंट का स्टूडेंट हो या फिर एक बच्चा जो है वो गरीब का बच्चा जो हो वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? दोनों की मेंटालिटी, दोनों की विचारधारा, दोनों का कैलिबर, दोनों का कॉन्फिडेंस बराबर हो सकता है? बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। और एक गरीब का बच्चा, जो गरीब आदमी है, जो रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, छोटी मजदूरी कर रहा है, किसान का बच्चा है, उसको 3,000 रुपये, 4,000 रुपये अच्छे स्कूलों में जो फीस लगती है, पॉसिबल है उसके लिए दे पाना? पॉसिबल नहीं है। तो हम ये सरकारी महकमों को, सरकारी स्कूलों को इस तरह अपलिफ्ट करने की हमारी प्लानिंग है। और 12वीं तक बच्चों को, 12वीं तक के बच्चों को, बच्चियों को, हमारे लोग, उनको हम शिक्षित करेंगे और वोकेशनल कोर्सेज जो है, प्रोफेशनल कोर्सेज जो है, वहाँ बच्चों को लाएंगे ताकि आने वाले वक्त में जो किसान का बच्चा हो, दलित का बच्चा हो, पिछड़े का बच्चा हो, वो आगे बढ़कर इस पूरे व्यवस्था को बदल सके। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। 1 विलेज 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेके आएंगे। विकास की जो गति होगी वो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर कारखाने खुलेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आएगी, यहाँ पर छोटे छोटे हम लोग जो माइक्रो स्कीम्स होती है, माइक्रो डेवलपमेंट स्कीम्स होती है, उसको लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बने जहाँ कि सबको भला हो सके। और इसी हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें बात सब गरीब है, अगड़े गरीब हो, पिछड़े गरीब हो, सब गरीबों की हम बात कर रहे हैं। और आपने जो मुख्य बिंदु जो बात आपने शुरू की थी कि दलितों की पार्टी है, साहब ये दलितों की बिल्कुल पार्टी नहीं है। हमारी विचारधारा सबकी विचारधारा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के यहाँ पर आए, सांसद से, जब सांसद बने नगीना से, तो आपने ये देखा होगा
सांसद बनने के उन्होंने सबके लिए काम किया, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो हमने स्कीम को फ्लोट किया, हम कोशिश कर रहे हैं जब हम यहाँ चुनाव को जीतेंगे, मैनिफेस्टो जो हम फ्लोट करेंगे तो हम सब के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया पर तो युवाओं का क्रेज बना हुआ है, क्या उस जो क्रेज है उसे ज़मीनी धरातल पर वोट बैंक में किस तरह परिवर्तित करेंगे? देखिए, वो एक क्रेज़ जो बना हुआ है, जो वो क्रेज़ अगर ज़मीन पे नहीं होता तो नगीना हम नहीं जीत रहे होते। हमने नगीना हम बीजेपी को 1.5 लाख वोटों से हराया ऑलमोस्ट। तो ये ज़मीन पे अब चीज़ें आ रही हैं। हमारी पार्टी ज़रूर बिल्कुल नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो भीम आर्मी संगठन हमारा है वो 10 सालों से, 1 दशक से काम कर रहा है। उसकी कुर्बानियाँ हैं, उनके जज्बे हैं और मेहनत के साथ वो काम कर, उनकी ज़रूरत से वो काम कर रहा है। आने वाले समय में मैं ये देख पा रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर घूम रहा हूँ, कि यहाँ पर लोगों में सेंटिमेंट्स है, लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। और सिर्फ दलित समाज नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट नहीं, बल्कि मुसलमान बड़ी संख्या में, पिछड़े बड़ी संख्या में, और वो हर वो इंसान जो इस देश के संविधान को बचाना चाहता है, देश को डेवलपमेंट की तरफ लाना चाहता है, वो हमसे जुड़ रहा है। अच्छा, लोगों का कहना है कि जब चुनाव आता है तो जो नई पार्टियां होती हैं वो चुनाव की तरफ भागती हैं, लेकिन बूथ स्तर पर उनका मजबूत नहीं हो पाती। आप अपना बूथ स्तर जो है किस तरह मजबूत कर रहे हैं ताकि जो है आप अपनी प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा सकें? देखिए, पहली बात यह है कि हमने यहाँ पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया, आपने देखा होगा। हमने यहाँ के जितने भी प्रमंडल है वहाँ पर काम किया, मंडलों में हमने काम किया, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, प्रबुद्ध जनों में हमने काम करना शुरू किया, यूथ को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ के जो बड़ी शख्सियतें उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यहाँ हमारी पार्टी ज़रूर नहीं है, लेकिन हमारी जो मेहनतें हैं, हमारी जो काविशें हैं, हम जो जिस विजन पे काम कर रहे हैं, पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है और हम बूथ लेवल तक लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, सांसद होने के नाते अब ज़मीन पर जाकर लोगों से कैडर कन्वेंशन ले रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को विचारधारा बता रहे हैं, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल यकीनी तौर पर हम बूथ लेवल बहुत मजबूत हो रहे हैं। आने वाले टाइम पे इसका बदलाव, इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन का जो हाल हुआ वो अभी सबके सामने है। अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की जो अन्य बड़ी पार्टी हैं आपसे गठबंधन करना चाहें आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है, तो पार्टी क्या निर्णय लेगी? देखिए गुप्ता साहब, हम तो ये पहले ही कोशिश हमारी हो रही है कि हम पहले समाज को कनेक्ट करने की कोशिश करें, समाज के मुद्दों पे हम बात करें। जब समाज जुड़ता है तो ऑटोमेटिक पार्टियां भी जुड़ती हैं। हमारी पहली कोशिश है कि मजलूम तबकों को, शोषित वंचित समाज को जागरूक करें, मूलभूत सुविधाएं उनके जीवन में पहुँचे, वो किस तरह से लाई जाए, उनकी परेशानियों में हम कैसे खड़े हों, और समाज को जागृत करने के साथ साथ में उनके जो उद्देश्य हैं, जो हमारा विजन है और आज़ाद समाज पार्टी का जो पूरा मैनिफेस्टो है, वो उन तक पहुँचाएँ हम लोग। और यकीनी तौर पर ये काम होता है तो आने वाले समय में पार्टियों को हमारे पास में आना पड़ेगा। अच्छा, बिजनौर की राजनीति का इतिहास रहा है कि यहाँ बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती जी यहाँ से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँची। मीरा कुमार जो है पहली बार बिजनौर से सांसद बनी। इसी तरह आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी बिजनौर की धरती से पहली बार सांसद बने। तो इस जो समीकरण है इसे आप भविष्य के लिए प्रति क्या मानते हैं? मैंने आपको कहा ना कि ये सबसे ज़रख़ेज़, सबसे उर्वरक, फर्टाइल लैंड है बहुजन मूवमेंट के लिए। आपने खुद कहा बहन जी यहाँ से बनी है, मुख्यमंत्री बनी 4 बार, और साहब काशीराम साहब ने अपनी मेहनतें की, उनकी विचारधारा को फ्लोट किया, ज़िंदगी लगा दी यहाँ पर मीरा कुमार जी यहाँ से आगे बढ़ के गई। तो आज और फिर इसके बाद नगीना के लोगों ने फिर से उसी मूवमेंट को जगाते हुए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद साहब को यहाँ का सांसद बनाया, एमपी बनाया। तो ये विचारधारा जो है, विचारधारा का कमाल है यहाँ पर, और यहाँ के लोगों का कमाल है कि उन्होंने गरीब के बच्चे को, हेडमास्टर के बच्चे को इतनी बड़ी सफलता दिलाई है। तो यकीनी तौर मैंने जो कहा आपको कि ये जो ज़मीन है ना, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और बहुजन मूवमेंट के लिए सबसे अगर कोई ज़मीन ज़रख़ेज़ है, फर्टाइल है, तो यही ज़मीन है। अरे, एक आखिरी सवाल। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो 40 साल से नीचे के जो युवा हैं वो तो चंद्रशेखर भाई की तरफ उनका रुख है, लेकिन जो 40 से ऊपर दलित समाज है वो आज भी बसपा की तरफ उसे छोड़ना नहीं चाहता, वोट वहीं जा रहा है। तो ये जो आपको 40 से ऊपर के लिए मेहनत करनी है तो उसके लिए क्या प्राथमिकता है? मैंने पहले आपको कहा कि हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन हम उन्होंने कहते हैं जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, समाज में काम कर रहे हैं, जिनकी बातों को माना जाता है। उसमें सारे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। तो ये एक नैरेटिव फिर से चलाया जा रहा है, क्योंकि मैं बताऊं कि जब दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा जब कभी आगे बढ़ना चाहता है तो पूरी मीडिया उसके ऊपर हावी होना चाहती है कि उनको दलितों का हम नेता मान दें, उनको पिछड़ों का नेता बना दें, उनको ये कह दें कि 40 के नीचे के लोग उनके साथ समर्थन में। यकीनी तौर पर अब आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने इतने मुद्दे उठाए पार्लियामेंट में, इस प्रदेश में और आपके इस लोकसभा में इतने मुद्दे आज तक किसी भी सांसद ने नहीं उठाया, और जिन मुद्दों को उठाया उसको करके भी दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो प्रबुद्ध लोग जो है, मैं खुद इंटरेक्शन करता हूँ उन लोगों से, प्रबुद्ध लोग जो हमारे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो A क्लास ऑफिसर्स जो हमारे साथ में आ रहे हैं, बड़ी संख्या हमारे साथ में आ रहे हैं।
ये हैं काशिफ रजा जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी की भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से वार्ता की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगामी फिर हम जो है किसी नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।